पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में फिर से एक बार एक अंडरवर्ल्ड डॉन को एक गनमैन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। ये गनमैन है अंडरवर्ल्ड डॉन आमिर सरफराज। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन आमिर सरफराज की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आमिर सरफराज वही है जिसने आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या की थी। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में आमिर सरफराज ने सरबजीत की पॉलिथीन से गला घोंटकर और फिर पीट कर हत्या कर दी थी। जेएनयू में जो नारे लगे थे, अफसल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अब शायद ऐसा कुछ इंडिया में ना हो। क्यों? क्योंकि सरबजीत का जो कातिल था आज निपटा दिया गया। निपटा दिया गया मतलब ऐसे निपटाया गया कि उसको गोली मार दी गई। कि ये तो आईएसआई की प्लांटेड खबर है। स्थान से जो मामला सामने आया, तेजस के क्रैश और सब चीजें सामने आई, वो बेहद ही सोच का विषय भी है। उस पर बेहद ही इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और एक निष्पक्ष रूप से हाई लेवल जांच की मांग है कि आखिर ये टेक्निकल टीम की गलती थी, मेंटेनेंस टीम की गलती थी, पायलट की गलती थी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, या इन सबसे भी बड़ा कुछ इंटरनेशनल साजिश थी। क्योंकि आज जो भारत हथियार बेच रहा है कई सारे देशों को, हमने कितने कितने डेवलपिंग कंट्रीज को हम अपने हथियार बेच रहे हैं और ये चीज चुभती है। ये उन आकाओं को चुभती है जो पिछले 100-150 सालों से जिनका यही मुख्य धंधा रहा है। पिछले 100 सालों में, हम 50 सालों में, 100 सालों में उठा के देखेंगे तो जिनका धंधा ही यही रहा है कि फलाने देश में युद्ध करवा दो, हमारे हथियार बिकेंगे, दुनिया में मार होगी तो हमारे हथियार बिकेंगे, जब कोई फलाने दो देश लड़ेंगे तो हमारे हथियार बिकेंगे। और हथियार बेच बेच के उन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी बड़ी कर ली। तो क्या उनको आज ये बात चुभ नहीं रही होगी कि भारत क्यों ये सब कर रहा है? और जिसका काम खराब ना कर सको उसका नाम खराब कर दो, ये बहुत पुराना सिद्धांत रहा है। तो भारत क्योंकि काम खराब नहीं कर सकते, इसलिए भारत का नाम खराब करने की यहाँ पर क्या कोशिश नहीं की जा रही है, ये भी पूरे चांस इस चीज के। बता दें कि सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरन तारन जिले के भिखीविंड गांव के रहने वाले किसान थे। 30 अगस्त 1990 को वो अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे, जहां उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था। लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाकों का आरोपी बनाकर सरबजीत सिंह को जेल में बंद कर दिया गया। इस बम हमले में 14 लोगों की जान गई थी। 1991 में बम धमाके के आरोप में सरबजीत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। सरबजीत सिंह पर लाहौर की कोट लखपत जेल में कैदियों ने हमला कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। रियाज अहमद, परमजीत सिंह पंजवार, बशीर अहमद पीर मिस्त्री, जहूर इब्राहिम समेत कई भारत के मोस्ट वांटेड रहे हैं, लेकिन अब इस दुनिया में ही नहीं है, क्योंकि पिछले 2 सालों के भीतर मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई आतंकियों का रास्ता साफ हो गया है और रहस्यमयी तरीके से पाकिस्तान में इनकी हत्या हो रही है। ये सभी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन या फिर अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए थे और अब एक और भारत का दुश्मन जहन्नुम पहुंच चुका है। बता दें कि पाकिस्तान समर्थित यूएस मीडिया और पाकिस्तान हर हमले के लिए भारत को जिम्मेदार बताते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे भारत की जांच एजेंसियों का हाथ है, जबकि पाकिस्तान में अब आतंकी छोड़िए कोई भी सुरक्षित नहीं है। आईएसआई ने अपनी फेलियर छुपाने के लिए खबर रिलीज की थी, वो तो जिंदा है। सच बात ये, इसे अनमोल गनमैन ने मारा और वो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे और आकर के मार के भाग गए। आईएसआई के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या और ये आदमी आईएसआई का खास था। ये आदमी खास था उसका हाफिज सईद का। मेरे पास इसकी एक फोटो भी है, मैं इसको आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। पहले साथ में ये भी दिखाना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है इस समय वहां की। सरबजीत की हत्या जब हुई थी, हम लोगों ने बहुत बार बोला था कि सरबजीत की हत्या हुई है और इसका जो भी इसका कातिल है ये हमें दिया जाए। इसको निपटा दिया गया। 72 फूलों को के पास पहुंच गया। हालांकि ये खबर अभी 1 घंटा 1.5 घंटा तो पुरानी है, लेकिन इस आदमी की शक्ल देखिए। इसको हमने निपटा दिया और इस आदमी को मारने के पीछे आईएसआई तो कतई नहीं है। यह आदमी ऐसा, मतलब बिल्कुल शक्ल से भी ये आदमी वो लगता है, क्या बोलते हैं उसे, शक्ल से भी कातिल नहीं लगता है। इसे अननोन गनमैन ने जो मारा है उसमें कई ऐसे लोगों का हाथ है
जो कि उस एरिया पर दबदबा चाहते हैं। ये लाहौर एरिया को हाफिज सईद के लिए देखता था, हाफिज सईद खुद भी लाहौर में रहता है। ये ऐसा आदमी था जो लाहौर एरिया में दबदबा बनाना चाहता था। जैश ए मोहम्मद या दूसरे जो आतंकी संगठन हैं वो भी लाहौर एरिया पे नजर रखते थे, लाहौर को बीच में से तोड़ना चाहते हैं मतलब आधा एरिया तेरा आधा मेरा, इसमें कलेक्शन मैं करूंगा, इसमें कलेक्शन तू करेगा। अभी हाल में तो उन्होंने अपने आप को एनालिस्ट बताने से मना कर दिया था, रीडर बताया था। तो ऐसे लोग बोलेंगे कि नहीं लश्कर सच में पब्लिक सर्विस का काम करती है, दुनिया को दिखाने के लिए 5 से 10 एम्बुलेंस चलाती है जिसमें से आधी खराब पड़ी रहती है। स्टैटिस्टिक्स देख लेना, मैं लाहौर गया नहीं आज तक, आप तो वो क्लेम करेंगे ना आप जा चुके हैं, जैसे इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं नमस्कार ये वो, आप जानते होगे ना, आप देख के आइएगा। उनकी आधी खराब पड़ी होती है, उसमें काम नहीं होता, बाकी सारा टाइम उनका पैसे लेने का है। लश्कर पहले उगाही करती थी खैबर पख्तूनख्वा में भी, अब वहां पर लश्कर नहीं कर पा रही है, वहां पर टीटीपी आ गई है और अब पंजाब एरिया की लड़ाई चल रही है। लश्कर का एरिया सिमट रहा है, आईएसआई और आर्मी ये दोनों मिल करके भी लश्कर का इन्फ्लुएंस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं ले जा पा रहे। क्यों? क्योंकि उगाही जो होगी उसमें एक तो उस उगाही का हिस्सा आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी को भी जाता है जिससे वो पापा जॉन्स के आउटलेट्स खरीदते हैं, लेकिन वहां पे टीटीपी क्योंकि पख्तून फोर्स है इसलिए टीटीपी का घर घर में नेटवर्क है। तो मर गया तो उसके बाद उसके बच्चों को तो पेंशन भी नहीं मिलती, बहुत सारे तो ऐसे हैं। तो ये वाला नेटवर्क काम कर रहा है। अब ये नेटवर्क लाहौर तक पहुंच चुका है। लाहौर में टीटीपी एग्जैक्टली इसमें नहीं इन्वॉल्व है ये मैं नहीं कह सकता, या इन्वॉल्व है मैं ये भी नहीं कह सकता, लेकिन उगाही का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क काम कर रहा है। उस नेटवर्क ने क्योंकि लाहौर से उगाही मोटी है तो ये हो रहा था कि आधा अनारकली बाजार तक तू ले ले, उससे कर मैं कर रहा हूं, उससे तब तू कर, ये बहुत दिन से चल रहा था। पाकिस्तानी आर्मी अब लाहौर में अपने लोगों को नहीं सेव कर पा रही, पाकिस्तानी आईएसआई अब लाहौर में अपने लोगों को नहीं सेव कर पा रही। ये गेम जो है ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। मतलब अब ये है कि अब लाहौर की लड़ाई, जैसे एक जमाने में बोला जाता था कि चेन्नई से होता था काम और इधर से एलटीटी चेन्नई में दबदबा रखती थी, उस तरीके की कहानी थी। उस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एलटीटी को टैकल नहीं कर पा रही थी। आज लाहौर की कुछ वही सिचुएशन है। उस समय हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितने पीछे थी, हमारी फोर्सेस के पास कितने कम इक्विपमेंट होते थे, आज हमारे पास क्या है। अगर एक ये मारा गया तो क्या इंडिया पर ब्लेम आएगा? यस, इंडिया पर ब्लेम आएगा। पाकिस्तान देगा कि देखो सरबजीत के हत्यारे की इन्होंने हत्या करवा दी। उसके साथ साथ ब्लेम और भी आएंगे, ब्लेम अपने अंदर बैठे हुए कुछ यूट्यूबर्स भी देंगे जो कि पाकिस्तान से पता नहीं बेहद मोहब्बत करते हैं कि ये नहीं यार ये तो आईएसआई ने खबर फैलाई थी, ये सच नहीं है, झूठ है, और ये वो तो हाफिज सईद जो है वो तो बड़ा सारा सोशल वर्क का काम करता है और सोशल वो ऐसा आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं है। स्थान से बड़ा मामला आज हमें सुनने को मिल रहा है जहां पर तेजस का क्या सब कुछ हमने बात सुनी, मगर इसके बीच में कई सारे इसके मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था, टेक्निकलिटी की गड़बड़ी की वजह से हुआ, इसके अदर कारण थे, मेंटेनेंस पहले ढंग से ठीक से नहीं हो पाया, पायलट की गलती थी, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, या इसी पीस में था, ये सारे तेजस में है। कई सारे सवाल आज उठ तो रहे हैं, मगर इन सवालों के बीच में जो एक मुद्दा और विशेष उठ रहा है वो ये है, क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है? क्योंकि हमें कई बार चीजें लगती हैं सिंपल, मगर उतनी सिंपल होती नहीं। अब आप सोच के देखो कि कोई एक देश है, उस देश में जिसकी 140-150 करोड़ की आबादी है, वहां पर अगले 2-3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। एक पार्टी है जिसका लग रहा है कि माहौल बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छी हवा जिसकी नजर आ रही है, कहीं भी आप किसी भी चैनल का एग्जिट पोल उठा के देख लो, अपने इर्द गिर्द का आप माहौल देख लो, तो क्लियरली ऐसा लगता है कि एनडीए दोबारा से पावर में आएगा। दक्षिण भारत के कुछ 1-2 राज्यों को यदि हम छोड़ दें, पंजाब को एक छोड़ दें, उसके अलावा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इन सब कुछ को छोड़ दें तो बाकी हर स्टेट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का मतलब है स्वीप करने वाली प्रेजेंस हमको नजर आती है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में सहयोगी एनडीए गठबंधन की। अब इसके बीच में ये जो सरकार
का ये यूएसपी रही हो कि हमने सेना मजबूत करी, जिस सरकार की ये यूएसपी रही हो कि हमने जो है वो फौज को सशक्त किया, हमने अब भारत के अंदर डिफेंस बनाना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग चालू करी, उसमें अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो ये सबसे बड़ा क्या संदेश नहीं जाएगा पब्लिक में और दुनिया भर में इंटरनेशनली कि हाँ देखो ये तो खाली कहने के दावे हैं। और क्या इसका कहीं ना कहीं असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे? चलो चुनाव पे असर पड़े ना पड़े उससे बड़ी बात है, जिन देशों को हम ना सिर्फ तेजस, ना सिर्फ फाइटर प्लेन और कुछ भी बेच रहे हैं, सब में ये मैसेज जाएगा कि भाई भारत का प्रोडक्ट में भी थोड़ा सा वो है। तो ये सब जानबूझ कर करवाया जाता है। क्या चंद जो आप मान लो जो इनकी मेंटेनेंस की और टेक्नोलॉजी वाली टीम में लोग होंगे, उसमें तो 2-4-10 को इतने पैसे भर के खिला दिए जाएं कि उसकी वजह से एक प्लेन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कराई जाए और वो वही प्लेन है जिसका टेस्टिंग होने वाली है, उससे होगा क्या? इस चंद पैसे खिलाने से कितना खिला दोगे? 5 लाख 10 लाख एक आदमी को, 4 आदमी को 40 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, और उस 10 करोड़ के बदले में आप किसी देश का जो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ब्रांड पे, उसकी इमेज पे दाग लगा रहे हो, तो क्या वो 10 करोड़ कम है? यही कारण भी है, कई सारे ऐसे कारण हैं जिनको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर इसमें वाकई में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे तो नहीं लगता इतने सालों से इतने सारे लोग, इतने बुद्धिजीवी उस पर काम कर रहे हैं, ना सिर्फ भारत के, विदेशों के भी, तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यानी ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम रही हो। ये बाद में कुछ फेल ट्राई, पायलट की भी गलती हो सकती है, कुछ भी, तो मगर इसमें पता लगाना बहुत जरूरी है और वही एजेंसियां अभी कर भी रही हैं।